तो आज तारीख है 9 सितंबर, और 9 सितंबर के करंट में पहली न्यूज़ तो जो आई है वो आई है अपनी रबी क्रॉप को लेके, कि केंद्र सरकार ने रबी क्रॉप पे एमएसपी बढ़ा दी है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर देखा जाए ना कितनी कर दी, तो गेहूं पे पर क्विंटल तकरीबन 2015 रुपए कर दी है। ठीक है, जो पिछले साल से 2% ज्यादा है। और 23 ऐसे अलग अलग क्रॉप हैं जिन पे एमएसपी अपनी केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ब्रो? बाक जो जितने अपन मेन मेन चीज देखते हैं ना, गेहूं हुआ, चना हुआ, इन पे केवल और केवल 2-2% बढ़ाई है। केवल दो ऐसे क्रॉप हैं, एक तो मसूर की दाल और दूसरा मस्टर्ड। इन दो पे 8% बढ़ाई है एमएसपी, और बाकी सब पे 2-2% बढ़ाई है। देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6-7% से, और एमएसपी बढ़ रही है 2% से। तो किसानों को उनकी फसल का सही दाम कैसे मिलेगा, अंदाजा लगा सकते हो तुम। हम्म। अब कहा जाता है, देखो, अब जब एमएसपी की बात उठी है तो एमएसपी के बारे में सारी बात कर ले रहे हैं। एमएसपी होती क्या है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो किसी भी किसान को उसकी फसल की लागत का तकरीबन 1.5 गुना दिया जाता है। अपनी केंद्र सरकार का कहना यह है कि जब भी कोई किसान कोई भी चीज उगाएगा, तो उसकी जितनी लागत लग रही है उस चीज में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, उसका हम 1.5 गुना देंगे और उसको एमएसपी रखेंगे। ठीक है, अब एमएसपी तय कौन करता है? एक कमीशन है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो सीएसीपी, जिसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए सीएसीपी है। वो तय करता है कि एमएसपी किस फसल पे कितनी होनी चाहिए। अब सीएसीपी किन बेसिस पे डिसाइड करता है? तो उसके 3 बेसिस हैं। पहले बेस का नाम है A2। अब A2 में क्या है? देखो, तुमने कितना फर्टिलाइजर यूज किया है, किसान एवरेजली फर्टिलाइजर कितना यूज कर रहे हैं, उन फर्टिलाइजर का कॉस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, पेस्टिसाइड कौन कौन से यूज कर रहे हैं, कितना कॉस्ट चल रहा है, लेबर का कॉस्ट कैसा चल रहा है, फ्यूल कॉस्ट क्या चल रहा है, इरिगेशन कॉस्ट क्या चल रहा है, बीजों का कॉस्ट क्या है, ये सब आते हैं A2 में। तो पहला क्राइटेरिया होता है A2 कि इन सब की एवरेज निकालना कि किस में कितना पैसा लगा होगा किसान का। सेकंड जो होता है बेस, वो होता है A2+F1। अब A2+F1 क्या होता है? जिसमें फैमिली लेबर प्राइस आती है कि देखो, तुमने भले ही अपने खेत में ही काम क्यों ना किया हो, लेकिन काम तो तुमने किया है ना। अगर तुम्हारा खुद का खेत है तो तुमने काम तो किया है ना, तो उसका भी तुम्हें थोड़ा तो मेहनताना मिलना चाहिए लेबर प्राइस के अकॉर्डिंग में। फैमिली लेबर नॉर्मल लेबर प्राइस से थोड़ी कम होती है सिंपली। तो A2+F1 में कहा जाए तो फैमिली लेबर प्राइस को जोड़ते हैं। और लास्ट जो बेस होता है उसको कहते हैं C2। अब C2 क्या होता है? कि जिस जमीन पे तुम खेती कर रहे हो, उस जमीन की वैल्यू कितनी है। अब वैल्यू से यहाँ पे मतलब है कि एक साल अगर तुम ये जमीन लीज पे लेके या ये जमीन किराए पे लेके खेती करते हो, तो उसके कितने रुपए लगते हैं। ये सारे क्राइटेरियाज को A2, A2+F1 और C2, इन तीनों क्राइटेरियाज को देखती है कौन? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी। और फिर वो डिसाइड करती है कि किस फसल में कितनी एमएसपी रहनी चाहिए किसानों के लिए। आखिर में ये अपनी पूरी रिपोर्ट बना के देती है कैबिनेट कमेटी को, और कैबिनेट कमेटी उस रिपोर्ट को देती है अपने कृषि मंत्री को। कृषि मंत्री उस रिपोर्ट को लेके जाते हैं अपने कैबिनेट में, और कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद में वो एमएसपी देश में लागू हो जाती है। ये पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, अब हम्म। प्रॉब्लम इसमें क्या आती है ना, जब एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी कभी भी इन्फ्लेशन को मैच नहीं कर पाती, एक दो फसलों को छोड़ के। और ज्यादातर एमएसपी मैच नहीं कर पाती, सही तरीके से बनाई नहीं जाती। एमएसपी देते समय किसानों को जो घाटा हो रहा है उसका कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं होता, एक तरीके से कहा जाए तो। जो कल्टीवेशन कॉस्ट है, कि उसको तुमने भाई वो तो दिया, बट उसके बाद में तुम्हें सस्टेन करने के लिए वहां पे तुमने हर दिन मेहनत भी तो की, उसमें ट्रैक्टर वगैरह लगाए, ये लगाए वो लगाए। उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब 50 चीजें काम करती हैं तकरीबन जब तुम खेती करते हो तो उनमें कल्टीवेशन कॉस्ट में काफी चीजें, जैसे ट्रैक्टर मान लो, ट्रैक्टर कॉस्ट को कभी एमएसपी में जोड़ा ही नहीं जाता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कृषि में काम करती हैं, उनको एमएसपी में जोड़ा नहीं जाता है, पहली बात। फिर एपीएमसी की बात कर लें। एपीएमसी मतलब मंडी मंडी क्षेत्र, एक तरीके से सिंपल भाषा में कहें तो एपीएमसी भी ऐसे हैं जो अभी हम लोगों ने देखा किसान बिल भी आ गए हैं, तो एपीएमसी की अपनी अपनी रेट्स अलग हो जाएंगी। और फिर एपीएमसी का एक दायरा भी होता है, उस वजह से किसानों को प्रॉब्लम आती थी।
दूसरा हम देखते हैं मिडल मेंबर्स के, जब किसान बेचने जाते हैं मार्केट में तो उसमें मिडल मैन्स होते हैं। मिडल मैन्स केवल और केवल प्राइवेट मार्केट में नहीं, इवन दो मंडी में भी मिडल मैन्स होते हैं। काफी जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। किसान मंडी में बेचने जा रहा है, उसके ट्रैक्टर को पता पड़े 3-3 दिन खड़ा करके रखा जा रहा है, बेचने ही नहीं दिया जा रहा, फसल बर्बाद हुई जा रही है उसकी, तो वो मजबूरी में बीच मिडल मैन को बेचता है, और मिडल मैन ने वहां पे अपनी वो करके रखा है, रुपए रुपए देकर रखे हैं, वो प्रॉब्लम है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं जो एमएसपी मिलने के बाद भी किसान के सामने आती है। और एमएसपी का ही मुद्दा अभी हम लोगों ने देखा था, किसान बिल में भी काफी बना रहा था कि किसानों को कहना था कि एमएसपी 100% ऐसा कर देना चाहिए कि हाँ भाई इतना परसेंट एमएसपी तो तुम्हें मिलेगा ही, एमएसपी की गारंटी किसानों को चाहिए। तो वो गारंटी का भी अभी काफी मुद्दा बना हुआ है। दरअसल तो यही जानना जरूरी था कि एमएसपी होती क्या है, एमएसपी डिसाइड कैसे होती है, एमएसपी को अप्रूवल कैसे मिलता है, और अभी एमएसपी के बारे में केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है। तो दैट्स ऑल, ये था न्यूज। अगले न्यूज की बात करते हैं, तो आइए झारखंड को लेकर। झारखंड ने क्या किया ना, झारखंड ने अपनी जितनी भी सरकारी सीटें निकलती हैं झारखंड में, जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स मतलब ज्यादातर ऐसी जॉब है जो 40,000 रुपए के नीचे की हैं, लेबर जॉब्स, मतलब लेबर नहीं, सर्विस सेक्टर में भी होती हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो 40,000 जॉब से रुपए से नीचे की हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। झारखंड ने कहा है कि झारखंड में होने वाली सारी की सारी जितनी भी ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, उनमें 75% जॉब्स जो ब्लू कॉलर है वो केवल उनको मिलेंगी जो लोकल लोग हैं। केवल लोकल लोगों को ही झारखंड की 75% ब्लू कॉलर जॉब्स दी जाएंगी। अब इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब तुम केवल लोकल लोगों को देने लगते हो ना, तो तुम्हें लोकल लोगों को स्किल्ड भी करना पड़ता है पहले। झारखंड में स्किल लेबर की बहुत ज्यादा कमी है। ये लोगों ने लागू तो कर दिया है कि हम 75% जॉब अपने लोकल लोगों को देंगे जो ब्लू कॉलर है, लेकिन स्किल्ड लेबर की वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। स्किल लेबर की प्रॉब्लम की वजह से वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और हो सकता है कि जो लोकल लोग हैं उन लोगों को हमें ज्यादातर जो कंपनियों में है केवल नीची पोस्टों पर रखा जाए। अब ये अनुमान है, अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। लेकिन बाद में अगर हम बात करें ना कि लोकल लोगों को जॉब में रिजर्वेशन देने के लिए ये पहला झारखंड में निकला है, नहीं, झारखंड दूसरा ऐसा राज्य जिसने ऐसा किया है। पहला राज्य है जिसने किया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने भी सेम चीज की थी। अब एक अगली न्यूज की बात करें, वो आई है बीजी गोस्वामी को लेकर। बीजी स्वामिनी करके एक कमेटी बनी है, जिसकी अध्यक्षता बीजी स्वामी ही कर रहे हैं, सीधी सी बात है। उनको ये कमेटी बनाई ही गई है मेडिकल बोर्ड के अप्रूवल के बाद में। ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि भारत में अगले आने वाले 4-5 साल में ड्रग्स, अब ड्रग्स से यहाँ पे मतलब है दवाइयां, ड्रग्स को कैसे बेचा खरीदा जाए, उन पे क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, कितना केंद्र सरकार और कितना राज्य सरकार पे उनकी शक्तियां होनी चाहिए, इन सब को डिफाइन करने के लिए, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए, एक नया बिल तैयार करने के लिए वीजी स्वामिनी कमेटी का गठन किया गया है। अगर सीधे पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी कमेटी ड्रग्स से संबंधित है, तो वो वीजी स्वामिनी है। दैट्स ऑल। अगली न्यूज की बात करते हैं कि एक आई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 2+2 टॉक को लेकर। कि हम लोग देखते हैं ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में 2+2 टॉक होने वाली है जल्दी। अब 2+2 का मतलब क्या होता है कि 2 हमारे 2 तुम्हारे, और यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, एक तो जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, हमारे दोनों और उनके दोनों आपस में बात करेंगे। और हम देखते हैं ना कि आने जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की घनिष्ठता और बढ़ती जा रही है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात उठी तो थोड़ी व्यापार के बारे में बात कर ले। देखो, पहले तो हम लोग क्वाड के मेंबर हैं ही हैं। क्वाड क्या है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों का समूह है जिसको क्वाड कहते हैं। अब हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारी सिविल न्यूक्लियर डील भी है। बाद में हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूक्लियर हथियारों को यूज ना करना या उनको नया ना बनाना, इसकी जो डील हुई थी यूएन क्लॉज में, उसको इंडिया ने साइन करके नहीं रखा है। बट इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन करके रखा है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया हमको जो न्यूक्लियर सप्लाईज है वो देते रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल हुआ, सर्विसेज हुई, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, वेजिटेबल्स हुए, ये हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। वहीं जो रिफाइंड पेट्रोलियम हुआ, पल्स हुए, जेम्स हुआ, कॉटन हुआ, ये चीजें इंडिया एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को।
और दैट्स ऑल, इसमें बस इतना ही जानने की जरूरत था। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक पीएलआई प्लान लेके आया गया है। अब ये पीएलआई प्लान क्या है? ऐसी कंपनी जिनके प्लांट तकरीबन 300 करोड़ रुपए के हैं, उन कंपनियों के लिए एक 10,000 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल सेक्टर का फंड बनाया गया है। उस फंड से उनको और वो लोग लोन्स वगैरह ले सकेंगे, वो लोग फंडिंग ले सकेंगे, उस फंड से सरकार उनको रुपए देगी, बदले में उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज्यादा बढ़ानी होगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे जैसे कम हुई है, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बगल में बांग्लादेश में ट्रांसफर हो चुकी है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ऊपर चली गई है इसी वजह से, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे पहुंच गई है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां बहुत बूम हो रही है। तो इंडिया की टेक्सटाइल में खोई हुई साख को वापस लाने के लिए पीएलआई प्लान लेके आया गया है, जो तकरीबन 10,000 करोड़ का एक फंड है। जो 300 करोड़ रुपए के जो प्लांट्स हुआ करेंगे वो एलिजिबल होंगे इस फंड से लोन लेने के लिए। और अगले 5 साल में ये 10,000 करोड़ का फंड अलग अलग कंपनियों को दिया जाएगा लोन के रूप में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो आइए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को लेकर देखो, हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं तो जैसे हम लोगों ने देखा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जिसका नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, एकलव्य अवार्ड है। तो इन सारे अवार्डों को देने के लिए कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी का नाम होता है नेशनल स्पोर्ट कमेटी। अब इस कमेटी को इस साल गठित किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस मुकुदा कुन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और बाय द वे इस कमेटी में इस बार बहुत सारे अलग अलग खिलाड़ी हैं जिनको चुना गया है। जैसे हम झांझरिया की बात कर लें, जिन्होंने अभी पैरालंपिक में तीसरा मेडल दिलाया है हम लोगों को इंडिया में। बलदेव की बात कर लें जो हॉकी के कोच हैं इंडिया के। वेंकटेश प्रसाद की बात कर लें जो फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं। सरिता देवी की बात कर लें जो हमारी बॉक्सर रह चुकी हैं। तो इस बार जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसमें ज्यादातर जो सदस्य हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही लोग हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसी कमेटी में ऐसे लोग होने भी चाहिए। तो दैट्स ऑल, ये कुछ मुख्य नाम थे जो हमें जानना जरूरी है कि स्पोर्ट जो अवार्ड्स हैं उनके लिए कमेटी में कौन कौन लोग हैं और उनके अध्यक्ष कौन है। एक अगले न्यूज की बात करते हैं, वो आई है T20 वर्ल्ड कप को लेकर कि T20 वर्ल्ड कप जो हम लोग देखते हैं अभी नवंबर में यूएई में होने वाले हैं। बाय द वे यूएई में आईपीएल भी होने वाले हैं और आईपीएल के बाद वहीं पे हमारे T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो वहां पे होने वाले जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए इंडिया टीम के मेंटोर के रूप में एमएस धोनी को नामित कर दिया गया, क्योंकि एमएस धोनी ने एक बार T20 वर्ल्ड कप जितवाया भी है और वो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी भी है, तो उनको इंडिया टीम के मेंटोर के रूप में नामित किया गया। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वही आईआरसीटीसी को लेकर। ब्रो आईआरसीटीसी जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, वो इंडिया में ज्यादातर ट्रेन की केटरिंग हो गई या काफी प्राइवेट जिन ट्रेनों को किया गया है उन ट्रेन का संचालन की बात करें, या काफी ऐसे स्टेशन है रेलवे स्टेशन जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उनके प्राइवेटाइजेशन की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडियन रेलवे के लिए आईआरसीटीसी करता है। आईआरसीटीसी खुद में भी सरकारी ही कंपनी है, ऐसा नहीं प्राइवेट। आईआरसीटीसी एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है कॉडिला, CODILLA। आईआरसीटीसी और कॉडिला दोनों कंपनी मिलके इंडिया में इंडिजीनियस क्रूज शुरू करने वाली है गंगा नदी पर ही। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा था कि यूपी में भी वाराणसी से एक क्रूज शुरू किया गया है और अभी ये दूसरा क्रूज शुरू होने वाला है इंडिया में। और कहा यह जा रहा है कि ये नदियों पे भी चलेगा और समुद्र में भी चलाया जाएगा। अब देखते हैं कि कितने क्रूज शुरू होते हैं और कब तक होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। होपफुली माना यह जा रहा है कि सितंबर के एंड तक ये शुरू हो जाएंगे। अब अगली न्यूज की बात करें तो एक छोटी सी न्यूज आई है, बिहार के एक पॉलिटिशियन है और जो फॉर्मर एमएलए भी थे जिनका नाम था सदानंद सिंह, वो बिहार के काफी फेमस पॉलिटिशियन थे, उनका अभी निधन हो गया है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। और बहुत सारे लोगों का अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है या उनको पद से हटाया गया है, तो इन सब की बात कर लेते हैं। देखो एक न्यूज है बेबी रानी मौर्य के बारे में। बेबी रानी मौर्य कौन है? उत्तराखंड की गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य। उन्होंने अपने पद से 10 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। अभी 10 दिन बाद उनका टेन्योर खत्म होने वाला था, उन्होंने 10 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तो अब उनकी जगह अभी तक कोई नए गवर्नर को नामित नहीं किया गया, आने वाले समय में कर दिया जाएगा। अगली बैंक आई है, अरे अगली न्यूज आई है पीएनबी बैंक को लेकर। देखो होता क्या ना, बैंक
बोर्ड ब्यूरो होता है जिसको ट्रिपल बी कहा जाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो तय करता है कि किस बैंक का कोई कौन सीईओ रहेगा, कौन एमडी रहेगा। बाय द वे अगर प्राइवेट बैंक है तो तय तो वही करती है, बस बैंक बोर्ड ब्यूरो उस पर सील लगा देता है कि हाँ ये देश में हो सकता है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अभी काफी बैंक है जिनके लोगों को बदला है, दो बैंकों के। एक तो पीएनबी है जिसके एमडी के रूप में अतुल कुमार को बना दिया गया है, नया एमडी पीएनबी का। बाय द वे अगर अतुल कुमार की हम लोग बात करें तो अतुल कुमार हम देखते हैं यूको बैंक के भी सीईओ हैं इस समय, और पीएनबी के भी एमडी बना दिए। अब पीएनबी की थोड़ी बात करें तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू की गई थी, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1894 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी तो काफी बुरी हालत चल रही है एनपीए की वजह से पीएनबी। एक अगली न्यूज की बात करें तो वही है हर्ष बंगारी को लेके, कि हर्ष बंगारी को एग्जिम बैंक का, एग्जिम बैंक होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, जब भी इंडिया से कोई व्यापारी इंपोर्ट करता है इंडिया से, या इंडिया से चीजों सामानों को एक्सपोर्ट करता है, तो उन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लोन देने के लिए, उनकी करेंसी को स्वैप करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक बनाई गई थी इंडिया में। तो एग्जिम बैंक के नए एमडी के रूप में हर्ष बंगारी को नियुक्त किया गया। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, एक छोटी सी न्यूज और है कि अरुण कुमार सिंह को बीपीसीएल का नया एमडी बना दिया गया है अभी, बीपीसीएल इंडिया का। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है चाइना की तरफ से, कि चाइना में ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन ट्यूटर्स, जो भी ऑनलाइन पढ़ाते थे, हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन ट्यूशंस देते हैं बच्चों को टीचर्स, वो लोग जितने भी ऐसे ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं जो बच्चों से पैसे लेते थे, कि पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस इंडिया में तो अभी थोड़ा बूम हुआ है, चाइना में पिछले काफी सालों से चल रही है। तो ऑनलाइन ट्यूशन के लिए तुम बच्चों से फीस नहीं ले सकोगे। ऑनलाइन ट्यूटर्स को, ऑनलाइन क्लासेस को चाइना में कर दिया गया है बैन, और साफ कह दिया गया है कि अगर तुम्हें ऑनलाइन ट्यूशन देना है, ऑनलाइन क्लासेस देनी है, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट चाहो बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो कि पैसे लो बच्चों से, पैसे लेके हम पढ़ाएंगे, तो ये चीज चाइना में बैन कर दी गई है। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि हम लोगों ने देखा ना, कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सैनिक स्कूलों में अब लड़कियां भी पढ़ सकेगी और जेंडर न्यूट्रल करेंगे उनको। पहला ऐसा बैच जो लड़कियों का है जो सैनिक स्कूल में गया है, वो केरल में नियुक्त किया गया है। केरल का एक सैनिक स्कूल है जिसका नाम है कशकूटम सैनिक स्कूल केरल। तो उसमें पहला लड़कियों का बैच है जिसने प्रवेश लिया है इंडिया में। अब सैनिक स्कूल की बात करें ना, तो हमारे जो वीके कृष्ण मेनन थे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे 1961 में, तो 1961 में वीके कृष्ण मेनन के द्वारा ही शुरू किए गए थे सैनिक स्कूल। और सैनिक स्कूलों को बनाने का मुख्य लक्ष्य यही था कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो छोटे शहरों के लोग हैं, उनके बच्चों को उनकी पढ़ाई के साथ साथ में, जैसे 12th या 10th वो कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के साथ साथ में जो अदर डिफेंस फोर्स के जो नियुक्तियां की जाती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जा सके, जिससे वो बड़े होकर सीधे आर्मी को ज्वाइन कर सके। और ये किया ही इसलिए गया था क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने समय में, जब ये 1961 में सैनिक स्कूल शुरू किए गए थे मेनन के द्वारा, तब ऐसे क्वालिटी स्कूल्स नहीं थे इंडिया में, इवन दो प्राइवेट क्वालिटी स्कूल्स भी नहीं थे जो उस लेवल की ट्रेनिंग या उस लेवल की पढ़ाई दे सके, जो सैनिक अगर तुम्हें बनना है इंडिया के लिए तो तुम वो एग्जाम को, उस क्राइटेरिया को मैच कर पा रहे हो। तो वो क्राइटेरिया, और गरीब लोगों के लिए तो ब्रो वैसे ही कम होती है अपॉर्चुनिटीज, तो गरीब लोग भी इन चीजों से वंचित ना रह जाए अपॉर्चुनिटीज से, इनके लिए सैनिक स्कूल शुरू किए गए। तो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो एक न्यूज आई है एयरबेस को लेके कि इंडियन एयरफोर्स एयरबेस कंपनी से 56 C-95 जो एयरक्राफ्ट है वो खरीदने वाला है। बाय द वे ये 56 है, इनमें से 12 तो हम लोग डायरेक्ट खरीदेंगे और जो बचे हुए हैं वो इंडिया में बनाएंगे इंडिजीनियस तरीके से, उसमें एयरबेस मदद करेगा हमारी। तो ओवरऑल में अगर हम लोग बात करें कि C-295 विमान कैसे होते हैं, तो ये ज्यादातर ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं, कि एक से दूसरी जगह सामान ले जाना, लॉजिस्टिक्स को लेके जाना, उनके लिए ही यूज होते हैं। तो इंडिया में ऐसे विमान जो थे वो पुराने हो चुके हैं काफी, तो उनको अब डिकमीशन किया जाएगा, और C-295 विमान है 2025 तक आ जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। अब एक अगली न्यूज की बात करें तो आइए जीत मिल्खा सिंह को लेकर। अब जीत मिल्खा सिंह कौन है? जीत मिल्खा सिंह हमारे यहाँ के गोल्फर है,
उनको, वो पहले ऐसे गोल्फर बन गए हैं जिनको दुबई में 10 साल का गोल्डन वीजा मिल गया है। अब गोल्डन वीजा क्या होता है? गोल्डन वीजा दुबई के द्वारा दिया जाना या यूएई सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक ऐसा वीजा होता है जिसमें तुम्हें ऑलमोस्ट वो सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं जो उनके नागरिकों को मिलती है। ये ग्रीन वीजा से भी एक कदम आगे बढ़ के ऐसे मान लो। तो पहले ऐसे गोल्फर या पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं इंडिया के जीत मिल्खा सिंह, जिनको 10 साल का गोल्डन वीजा दिया गया है यूएई में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर। अभी क्या हो ना ब्रो, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो देखो यूएस हुआ, फ्लोरिडा हुआ, मैक्सिको हुआ, उनके बीच के एरिया को गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में इस समय पाया गया है अज्ञात ऑयल, मतलब बहुत ज्यादा ऑयल फैला हुआ मिला है। जब आसपास की कंट्रीज से पूछा या जो वहां से ट्रांसपोर्ट कर गए थे उनसे पूछा किसका ऑयल है, सबने मना कर दिया हमारा तो है ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं किसका ऑयल है। लेकिन वहां किसी न किसी टैंकर का ऑयल तो फैला है, तो उस चक्कर में वहां की इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। और हम भी जानते हैं जब ऑयल पानी में गिरता है तो वो पानी पे एक लेयर बना देता है, जिस वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती और अंदर की मछलियां मर जाती हैं, इकोसिस्टम तबाह हो जाता है वहां का। तो ये प्रॉब्लम्स को लेके हाल में गल्फ ऑफ मैक्सिको पे कहा जा रहा है कि हर एक, चाहे वो टूरिस्ट जहाज ही क्यों ना हो, उनको भी रोका जाएगा और हर एक जहाज की सर्विलियंस किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये जहाज कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है। और यूएसए के द्वारा ये भी कह दिया गया है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जिस भी जहाज के द्वारा ऑयल गिराया गया था, अगर वो आने वाले 10 दिन में डिक्लेयर नहीं करते खुद से कि हाँ हम लोगों के द्वारा गिराया गया था, तो पिछले 15 दिन में जितने भी जहाज निकले थे जितने भी देशों के, उन देशों पे सर्विलियंस और सैंक्शंस बढ़ाए जा सकते हैं यूएस के द्वारा। अब देखते हैं होता क्या है। देखो कुछ बातें मीडिया में कहने वाली होती है, कुछ बातें इन रियलिटी इंप्लीमेंट नहीं की जाती वो मीडिया में, तो वही मीडिया में कहना था तो कह दिया, ऐसा लगा फिल्मों में। अब देखते हैं, हो सकता है इंप्लीमेंट कर दे आने वाले समय पर। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो 8 सितंबर की बात करते हैं कि 8 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाते हैं। 1965 से हम लोग इसको मना रहे हैं, और तहरीन में जब यूएन की मीटिंग हुई थी तब से इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम लोगों ने मनाना शुरू किया था। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करें, नेक्स्ट न्यूज, कि तमिलनाडु में 17 सितंबर को हम देखते हैं कि ईवी रामास्वामी जो उनके ही जन्म दिवस पे तमिलनाडु में 17 सितंबर को डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाना शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ पे ईवी रामास्वामी का नाम आया तो हम जान लेते हैं कि ईवी रामास्वामी कौन है। ईवी रामास्वामी पहले तो उन्होंने तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था। वो पॉलिटिशियन भी रहे थे, वो सोशल एक्टिविस्ट भी रहे थे। बाय द वे हम लोग देखते हैं ना कि 1939 में जो द्रविडियन कजगम पार्टी बनाई गई थी, जो हम कहते हैं डीके पार्टी, तो डीके पार्टी ईवी रामास्वामी के द्वारा ही बनाई गई थी। और अब डीके पार्टी की थोड़ी आगे की बात कर लें तो डीके पार्टी ही आगे जाके अन्ना दुरई ने डीके पार्टी को डीएमके पार्टी में बदल दिया था, और फिर डीएमके पार्टी को ही, जिनको अन्ना दुरई ने मतलब डीके को डीएमके में बदला, और बाद में आके करुणानिधि ने डीएमके को एआईएडीएमके में बदल दिया था, और आज एआईएडीएमके वही है। ये इसी डीके पार्टी शुरू हुई थी जो ईवी रामास्वामी ने बनाई थी, यही बाद में डीएमके अन्ना दुरई ने कर दी और बाद में एआईएडीएमके कर दी करुणानिधि ने। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज़ में इतना ही था। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो वो आई है विद्यांजलि पोर्टल को लेकर कि शिक्षक पर्व, देखो इंडिया में शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है जो कि 5 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में मनाया जा रहा है। तो इसी के चलते बहुत सारी चीजें अलग अलग लॉन्च की जा रही हैं। तो एक विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो दैट्स ऑल, ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें, बस ये कि तुम्हें फ्री किताबें एनसीईआरटी मिल जाएंगी, उस पर लोगों को गाइडेंस दिया जाएगा, बच्चे जो अनगाइडेड हो गए उनको गाइडेंस दिया जाएगा, इन सब चीजों की बात है। दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ। एक अगले न्यूज की बात करते हैं, तो वो आई है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ये डे मनाया जाता है 7 सितंबर को। और बाय द वे ये डे किसने शुरू किया था? यूएनडीपी ने शुरू किया था, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अपन बात करते हैं, और उसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो नैरोबी में है। एक अगले न्यूज की बात करें तो वह आईयूसीएन को लेकर। आईयूसीएन का एक अभी डाटा निकला है, उसका कहना यह है कि 2014 से अभी 2021 के बीच में
तकरीबन 33% जो शार्क हैं वो इरेक्ट हो चुकी हैं हमारे समुद्रों से, और आने वाले 5 सालों में तकरीबन 37%, मतलब ऑलमोस्ट 40% शार्क्स हैं जो गायब हो जाएंगी अगर जैसी स्थिति चल रही है वैसी ही चल ही रही तो अगले 5 साल में शार्क भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएगी। तो इनको प्रिजर्व करने की अभी से जरूरत है हम लोग। अब एक एडिटोरियल आया उड़ीसा सरकार की नई नीति को लेकर, इसकी बात करें कि उड़ीसा सरकार ने ना, उड़ीसा सरकार की बात करें तो बाय द वे नवीन पटनायक है जो वहां के सीएम है, तो उनके द्वारा आरक्षण की एक नई नीति घोषित की गई है। देखो, जब भी हम देखते हैं ना कि आरक्षण किसी नए सेक्टर के लिए या किसी एक नई नीति घोषित की जाए आरक्षण को लेके, तो ज्यादातर लोग उसकी वाहवाही करते हैं। लोगों का कहना ये होता है कि सामाजिक न्याय के लिए एक सेक्टर जिसको अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा था, तुमने उसको न्याय दिलवाया। बट यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी जो उड़ीसा सरकार की आई है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब क्यों उठाए जा रहे हैं इसमें आगे बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो पॉलिसी आई है इसमें ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो जब कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज, किसी भी गवर्नमेंट आईआईटी में लेते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट ऐसे कॉलेज में लेते हैं, मान लो मेडिकल कॉलेज में लेते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो अगर वो बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ा हो तो उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी कॉलेजेस में। अब कोई भी बच्चा जो सरकारी स्कूलों से पढ़ा हो उनके लिए 15% सीट रिजर्व कर दी गई हैं सरकारी कॉलेज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम देखते हैं आरक्षण या रिजर्वेशन लाया क्यों गया था? सोशल जस्टिस के लिए लाया गया था, वो सोशल इक्वेलिटी के लिए लाया गया था। और आज उसका जो सरकारें यूज कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं? सोशल इंजीनियरिंग के लिए यूज कर रही हैं। सोशल इंजीनियरिंग मतलब एक तरीके से अपने फायदे के लिए, कि इसके लिए भी नियुक्त कर दो, मेरिट बेसिस पे नियुक्त कर दो, इस बेसिस पे नियुक्त कर दो। नई नई कम्युनिटीज जो है भी नहीं, जिनका होना जरूरी भी नहीं है, उनके लिए यूज कर रही है। हम देखते ना, देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है तुम्हें हर कॉलेज में, तुम्हें स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ, देखो हम जैसे हैं सरकारी, हम गवर्नमेंट है, हमारे पास क्या होना चाहिए था? हमारे अगर सरकारी बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहे तो हमें सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है, जिससे इंट्रेंस टेस्ट देके हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। बट प्रॉब्लम क्या ना, जब सरकारें क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में नहीं दे पाती तब वो ऐसे हथकंडे अपनाती हैं ज्यादातर। और यही बात इस आर्टिकल में कही गई है कि क्वालिटी एजुकेशन उड़ीसा सरकार अपने स्कूल्स में नहीं दे पा रही, तो उन्होंने क्या किया ना कि रिजर्वेशन इंपोज कर दिया इस पे कि 15% सीटें हम रिजर्व कर देंगे तुम्हारे लिए इस कॉलेजेस में। तो ऑटोमेटिकली अगर तुम क्वालिटी एजुकेशन नहीं भी है फिर भी 15% बच्चे तो पहुंच ही जाए। बोलो, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात नहीं है, पॉलिटिकल विल की बात होती है क्वालिटी एजुकेशन देना। दिल्ली सरकार ने, हम देखते हैं कि कितने ज्यादा चेंजेस लाए हैं एजुकेशन में। दिल्ली सरकार की आज एजुकेशन की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अगर कहीं के भी सरकारी स्कूल देते हैं तो वो दिल्ली की सरकार है। हमने यहाँ पे एक डाटा निकला था कि हमारे देश के 17 ऐसे राज्य हैं जिनके टॉप प्राइवेट स्कूल भी दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते। तो दिल्ली ने अपनी क्वालिटी एजुकेशन कितना काम किया, इसको कहते हैं पॉलिटिकल विल। और कहा यह जा रहा है इस बिल के आने के बाद में कि उड़ीसा सरकार में पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि वह बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे। इसी वजह से उसने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है और इस प्रकार के रिजर्वेशन को इंपोज किया है। अब हम लोग बात करना, शिक्षा में सुधार की जरूरत है, शिक्षण निर्माण की जरूरत है, शिक्षा में टेक्नोलॉजी बढ़ाने की जरूरत है, बच्चों को एम्पावर करने की जरूरत है, शिक्षकों को ज्यादा सुदृढ़ बनाने की जरूरत है, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है, ना कि रिजर्वेशन बढ़ाने की। तो दैट्स ऑल, यही सब कहा गया है इस पूरे एडिटोरियल में। बस एक नया पर्सपेक्टिव दिया गया है कि उड़ीसा सरकार का क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, बिल क्या है और क्या करना जरूरी था और क्या हो रहा है। दैट्स ऑल। तो आज बात करें 9 सितंबर की, तो आज के करंट में तो यही था जो हमने डिस्कस कर लिया।